हेलो बच्चों, थाउजेंड प्रॉब्लम सीरीज में आप लोग सभी का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे प्रॉब्लम के थ्रू, और उसमें हम लोगों ने वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, रिजॉल्व करना, ये सभी कुछ सीख लिया था। अभी हम लोग आज यहाँ पर कुछ और चीजें सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए। और पिछला अगर किसी ने लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो उसे जरूर देख लें, इस लेक्चर में उससे काफी हेल्प होगी उनको। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। देखिए प्रॉब्लम आपके सामने है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक वेक्टर गिवन है और आपको उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए ये जो सीरीज हमने निकाली इसकी यही खूबसूरती है कि आपको हर सवाल के साथ में एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है और बहुत ही आसानी से चीजें क्लियर होती जाती है। देखिए कैसे, अब जैसे मैंने आपसे बात करी डायरेक्शन कोसाइन की, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वेक्टर है ए। तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होता है, मान लीजिए अल्फा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होता है, मान लो बीटा, और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होता है, मान लो गामा। अब अगर हमसे कोई बोले कि ये कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो वो होता है आपका a1 अपॉन मॉड ऑफ ए। ऐसे ही कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगा a2 अपॉन मॉड ऑफ ए, और कॉस गामा ये होगा a3 अपॉन मॉड ऑफ ए। यहाँ पे हमने वेक्टर जो है वो वेक्टर a ले लिया है, और ये वेक्टर a को अगर हम दिखाएं तो कुछ ऐसे लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये है आपका वेक्टर। मतलब यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट a1 है, j कैप का कोफिशिएंट a2 है, और k कैप का कोफिशिएंट a3 है। और मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये तो अब हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले इस वेक्टर का मॉड भी निकाल लेते हैं। तो इस वेक्टर का अगर हम मॉड निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, रूट, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 45। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो रूट 45 रहेगा, वो तो सभी में आ रहा है, तो वहां से कुछ क्लियर मिलने वाला है नहीं। यहाँ पर आप लोगों को a1, a2 और a3 पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a1 कितना है, देखिए 2 है, तो यहाँ पर आपका 2 बाई रूट 45 आ जाएगा। a2 कितना है, देखिए यहाँ पर j कैप का कोफिशिएंट 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाई रूट 45 आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन a3 क्या है, -5 है, और वो -5 बाई रूट 45 आ जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमको किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या दिया होता है बच्चों, एंगल दिया होता है। तो उस एंगल को हम लोग कॉस के टर्म्स में जब लिखते हैं तो उसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और उनका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का 3D में डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम जब भी आपके सामने आया करे तो सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद उस प्रॉब्लम को ट्राई करिए, और उसके बाद फिर देखिए कि मैंने उस पर क्या अप्रोच किया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग फटाफट अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए अब ये सामने आपके अगला सवाल आ रहा है। अब ये अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला सवाल क्या कहता है, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो डायरेक्शन कोसाइन में आपका अल्फा और बीटा और जो गामा, ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। अच्छा, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, हमें कहना वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट विल बी, हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। ठीक है ना, वही जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलावा होगा वो कंपोनेंट निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बीटा की जगह भी अल्फा रखिए और गामा की जगह भी बच्चों क्या रख दीजिए, अल्फा रख दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई कितना आ जाएगा बच्चों, √3।
अब आपको कॉस अल्फा मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि इनका कंपोनेंट निकालिए ए के टर्म्स में। तो ठीक है, बहुत आसान है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका x के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos अल्फा, y के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा a cos बीटा, और z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा a cos गामा। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों ही आपस में बराबर है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट अल्फा cos अल्फा की वैल्यू भी 1/√3, बीटा की वैल्यू भी 1/√3 और गामा की वैल्यू भी 1/√3। तो cos अल्फा की वैल्यू आपने कितनी निकाली बच्चों यहाँ पर 1/√3। यही आपकी cos बीटा की वैल्यू भी होगी और यही आपकी बच्चों क्या होगी, cos गामा की वैल्यू भी होगी। अब ये वैल्यूज उठा करके आप यहाँ पर रखिए, देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो ये सब के सब वही आपका a/√3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तीनों मतलब एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी और जेड एक्सिस से भी, तो ऐसी कंडीशन में उस वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे और उनकी ये वैल्यू फिक्स है। तो ये एक तरीके का स्टैंडर्ड आर्टिकल भी आपके सामने है। ठीक है ना बच्चों, इसकी मदद से इसको आप लर्न भी कर सकते हैं कि कभी भी आपको कोई ऐसा वेक्टर दिया हो जो तीनों के तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए, तो उसके जो कंपोनेंट होंगे तीनों एक्सिस के अबाउट या बोलिए अलोंग, वो सेम होंगे और कितने होंगे, a/√3 के बराबर होंगे, जहां पे a क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं हम लोग, और जहां भी जरा सा भी कोई डाउट हो उसे दोबारा से देखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए आपके सामने दूसरा प्रॉब्लम आ गया है। ये कह रहे हैं इफ अ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो एक सिंपल सा कांसेप्ट मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई वेक्टर आपको गिवन है, क्या गिवन है वो वेक्टर, देखिए वो वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप और a3 k कैप, और वेक्टर b गिवन है बच्चों क्या, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। तो ऐसी कंडीशन में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 a3। और अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0। ये कॉन्सेप्ट है आपको, जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे, देखिए जरा समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको यहाँ पे गिवन है, देखिए सवाल को कैसे रीड करते हैं। पहले आपको एक वेक्टर गिवन, ये आपने मार्क किया, फिर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये मार्क किया, और ये जो दूसरा वेक्टर है ये आपने मार्क कर लिया। अब आपसे कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो वेक्टर a है और जो वेक्टर b है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 का। अब हम सीधे सीधे इनका डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 8 आ गया, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना हो गया, -12 हो गया, और 8 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8 अल्फा इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए आपने अल्फा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी, इसे आप जल्दी से नोट करें। मैं आपको फिर अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और ये हम लोग 17 प्रॉब्लम तक कर चुके हैं, अभी हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे, देखिए क्या होता है। ठीक है, 17, तो अभी हमारा अगला सवाल आ गया, ये देखिए 18 प्रॉब्लम, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से देखिए पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कितना हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, a डॉट बी अपॉन a इंटू बी। ठीक है, अब फटाफट काम करते हैं, हम यहाँ पर a डॉट b कर लेते हैं। तो उसका पहले आपको अभी भी तरीका सिखाया ना, क्या तरीका सिखाया बेटा, कि इनके कोफिशिएंट को फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9। फिर j के कोफिशिएंट देखो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16। और फिर 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और फिर मॉड ऑफ a अगर लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए रूट आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25। ऐसे ही यहाँ पर भी वही सेम है, तो 9
प्लस 16 प्लस 25। अब इसे अगर जरा सिंप्लीफाई करें, ऊपर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए 50, और नीचे अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा √50 इंटू √50, तो ये हो जाएगा 50/50 दैट इज 1। तो ऐसा है तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर cos थीटा 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए बच्चों, ये तो इसका एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ जिससे कि नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा और तेजी से भी सोच सकते हैं। मालूम है क्या, देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या ये नहीं दिख रहा कि आपको ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर है, ये सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। और अगर ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल है तो आपको मालूम है कि उनके बीच में एंगल थीटा हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री। तो हम इस तरीके से सीधे सीधे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो वही मैंने कहा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बहुत तेजी से भी सॉल्व किया जा सकते हैं। अब इस मेथड में आपको ये पूरे प्रोसेस में से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस इज। अब एक चीज देखिए, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आप याद हो जरा सोच के बोलिए, मन में बोलिए क्या होता है, जल्दी से बताइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, इसमें एक साइड वेक्टर ए है, दूसरी साइड वेक्टर बी है, तो जो इसका एरिया होगा उसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो हो जाता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आपको ए और बी का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है, और आपको उसका एरिया मिल जाएगा। अब देखिए ये चीज हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को करना चाहते हैं तो हमें फटाफट क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर ए हम लिखते हैं यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रॉस i कैप प्लस 4j कैप, ये है हमारे पास एक वेक्टर। अब हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको मालूम है ना i क्रॉस i क्या होता है, नल वेक्टर। तो पहला तो स्टेप में नल वेक्टर हो जाएगा। i क्रॉस j आपका k होता है, तो 2 4 जा तो 8 लिख लेते हैं, और i क्रॉस j क्या लिख देते हैं, k कैप लिख लेते हैं। फिर 3 को i से 3j कैप को i कैप से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा, माइनस k, तो -3k कैप। और फिर j क्रॉस j कितना हो जाएगा बच्चों, नल वेक्टर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5k कैप आ जाएगा। ये a क्रॉस b का वेक्टर आउटकम है। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर हटा दीजिए, आपका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसमें आंसर क्या हो गया बच्चों, 5 यूनिट। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है बच्चों वो कितना है, 5 यूनिट है। तो पैरेललोग्राम का आपको सिंपली फॉर्मूला पता चल गया, आपने उसका क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया और फिर उसका आपने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अगला प्रॉब्लम है हमारे सामने, द टॉर्क ऑफ द फोर्स दिस एक्टिंग एट अ पॉइंट अबाउट द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन के अबाउट जब भी आपको टॉर्क निकालना है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा बच्चों, ऐसी कंडीशन में आप लोगों को सीधे सीधे जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला क्या है, वो है आपका टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मतलब आपको वेक्टर आर और वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर एफ के साथ में। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके लिए सबसे पहले आप वेक्टर आर लिखिए और इसको इस तरीके से मत लिखिए, जैसे आर क्रॉस एफ करना है पहले वेक्टर आर लिखिए, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर r को f से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब वेक्टर f लिखिए, ध्यान दीजिएगा, अब वेक्टर f लिखिए, कितना होगा बच्चों, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए नॉर्मली आप लोग मॉड लगाते हैं और उसके बाद सारा डाटा लिखते हैं, फिर वो एक छुपाते हैं, इस तरीके से करते हैं, इसमें बड़ा टाइम लगता है। हम इसे चाहे तो सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप क्या करिए, आप सबसे पहले आई कैप लिखिए। अब यहीं पर कोई अलग से उसका टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस आई कैप को यहाँ पे छुपा लीजिए इस तरीके से। अब भूल जाइए आई कैप नहीं यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8 और माइनस का साइन लगाइए, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करिए तो -9, ये हो जाएगा +9। ठीक है, तो ये आपका हो गया +8 9। अब जरा ध्यान से देखिए, अगला क्या करना है, देखिए -j कैप लिखिए।
ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब इसको छुपा लीजिए, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 12, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 6, खत्म। और फिर k कैप लिखा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। और अब इसमें k वाले को छुपाया, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -9 हो रहा है यहाँ पर, और 2 को 2 से किया 4 हो रहा है, माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 17i कैप, और यहाँ पर -6j कैप, और फिर यहाँ पर -13k कैप। आपको साफ साफ नजर आ रहा ऑप्शन 2 सही है। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात है, आप चाहते तो सिर्फ इसी स्टेप पे आंसर बता देते, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसी स्टेप पे आंसर बता सकते। कैसे? क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन दिए इसमें +17 केवल इसी में है, और इसका पहला जो टर्म था वो +17 आ रहा था, या जो पहला कोफिशिएंट था वो आ रहा था +17, तो आपको बाकी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर आप थोड़ा अटेंटिव रहेंगे और देखते रहेंगे कि आपके ऑप्शन किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, तो आपको अक्सर पूरा सवाल सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, और आप थोड़े ही स्टेप के बाद ये जान जाओगे कि ये आंसर सही है, और इसको टिक करते आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है आपका एक एक सेकंड कीमती होता है, तो आप जितना भी सेकंड बचा ले जाएंगे वो आपके कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, कुछ नए क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाएगा, और उसमें कितना बड़ा फर्क पड़ेगा वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके सामने आ रहा है, देखिए द एंगल बिटवीन वेक्टर a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये दो वेक्टर्स हैं, देखिए ये वेक्टर a है, ध्यान से देखिए, देखिए ये ऐसे समझिए, देखिए ये ऐसे, ये दो वेक्टर्स हैं, देखिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है बच्चों, b है, और आपको a क्रॉस b करना है। तो आपको रूल क्या सिखाया गया, a से b की तरफ फिंगर घुमाओ तो थंब a क्रॉस b का डायरेक्शन दे देगा, तो मतलब a क्रॉस b यहाँ पर किधर को होगा बच्चों, ऊपर को होगा। लेकिन अगर कोई बोले आपसे b क्रॉस है, तो आप b से a की तरफ फिंगर घुमाओगे और थंब आपको किसका डायरेक्शन दे देगा, b क्रॉस a का। तो a क्रॉस b किधर है, ऊपर को है, और b क्रॉस a किधर है, नीचे को है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, देखिए साफ साफ नजर आ रहा है कि उनके बीच में जो एंगल होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन एकदम सही है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको वेक्टर में जितने भी उसमें पॉइंट्स डिस्कस होते हैं आपके सिलेबस में, वो मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब अगर आप एक बार इस सीरीज को अच्छे से बार बार देखते हैं और साथ ही साथ उसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस चैप्टर में फिर कुछ भी डिस्कस करने को आपके लिए नहीं रह जाएगा, और आप कोई भी सवाल जो आने वाला है वो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वेक्टर का दूसरा लेक्चर था। पहला लेक्चर इससे पहले हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा उसे जरूर देख ले। और अब हम लोग अगले लेक्चर में जो लेके आने वाले हैं वो 1D को लेके आने वाले हैं। 1D कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और इसे भी हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम के थ्रू ही डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे बहुत अच्छे से सीख सके। तो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं जल्दी ही, और आप लोग इसे अच्छे से करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।